12,32,05,750। एक स्टडी के मुताबिक ये उन शब्दों की संख्या है जो एक सामान्य इंसान अपनी पूरी जिंदगी में बोलता है, दोस्तों के साथ बातें करने से लेकर अपने सोशल मीडिया पेज को अपडेट करने तक। लेकिन ऐसा करते हुए क्या बोला जाना चाहिए और क्या नहीं, इसका जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता। बिना सोचे समझे व्यक्तिगत जानकारी को बांटने की जो सजा गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव दनकौर को मिली, वो अपने आप में अनोखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कुछ तो हुआ था इस गांव में जिसकी वजह से पूरे गांव में बिना किसी कर्फ्यू के भी कर्फ्यू जैसा माहौल था। लोग अपना काम धंधा छोड़कर अपने आप को घरों में बंद करके बैठे थे। न दुकानें खुली थी, न बाजारों में लोग थे, न स्कूल्स में टीचर्स और बच्चे थे। पूरे गांव में आतंक और दहशत का माहौल था। लेकिन इसकी वजह या इसके कारण के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्या कर रहा है चुनाव? क्या कर रहा है तू? अरे तेरा भाई चुनाव हार गया तो दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे दिमाग तो उन लोगों का खराब हुआ जिन लोगों ने मेरे भाई साहब को वोट नहीं दिया। 26 वोट से हारे ना, 26 लोगों को मारूंगा मैं। अरे चुनो, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। फौजी प्रवचन बंद कर, गिनती गिनना शुरू कर। एक एक को गिन के मारूंगा सालों को। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। गाँव वालों को अगर कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं। सरपंच साहब बस आप एक बार बोल दीजिए, इसको तो मैं देखता हूँ। साले तू बोलेगा मेरे को? चल यहाँ से। चल यहाँ से। गिनती मत बोलना। 26 अब भी वही चुनाव के बारे में सोच रहे भाई। डकैती कर गया वो, हलवा है क्या 26 लोगों को मारना? कुछ नहीं कर सकता वो, हम है ना। सरपंच जी आप चिंता मत करिए, अगर चुन्नू ने कुछ भी किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चिंता मुझे चुन्नू की नहीं है, चिंता तो मुझे उसके बड़े भाई की है जिसके इशारों पर वो नाच रहा है। अगले इलेक्शन से पहले हमें भी कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि दोनों का पत्ता एक साथ साफ हो जाए। सरपंच जी ये बात आपने बिल्कुल सही कही। क्यों भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल। तूने जो ये जुलूस में जाकर 26 लोगों को जान से मार देने की धमकी दी है, ये तूने बहुत बड़ी गलती की है। देख लेना, वो सरपंच इस गलती को हमारे खिलाफ कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेगा। आगे की सोचता ही नहीं। हमें आपकी हार का बदला लेना है बस, इसके अलावा किसी की नहीं पड़ी हमें। हमारी तो पड़ी है ना, कि वो भी नहीं पड़ी? तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा कभी सोचा है? देखो चुन्नू, तुम्हें हमारी कसम है, तुम हथियार नहीं उठाओगे। हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। ठीक है, नहीं उठाएंगे हथियार, नहीं करेंगे कुछ, लेकिन अगर उस सरपंच ने कुछ किया ना तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात भी पक्की है। तुम हमारी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर पैर नहीं रखोगे, समझे? आते हैं हम बाहर से। अरे ओ, तेरे बाप का रोड है साला, चल साइड कर साला। अरे इसको मुझे दे और एक काम कर, मेरे लिए खाने लगा। सर, हत्या सुबह हुई,
हत्या के दौरान पत्नी घर पे थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे सर। प्लीज हटिए, साइड हटिए, पीछे होइए। देखो, तुम्हारे बयान की मदद से ही हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। कुछ तो देखा होगा, गोली की आवाज सुनी होगी। साहब हमने कुछ नहीं देखा। कोई तो आवाज सुनी होगी, किसी को देखा होगा। साहब हमने कुछ नहीं देखा। भाई आप लोगों में से तो किसी ने कुछ देखा होगा, कोई गोली की आवाज सुनी होगी, जिससे ये पता चल सके किसने किया ये सब। चुन्नू ने मारा है इसे सर। आप? जी मैं गांव का सरपंच हूँ और ये लोग उसी के डर से सच नहीं बोल रहे। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि चुन्नू नहीं मारा इसे? मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि अभी 2 दिन पहले उन लोगों को कहा था कि मैं 26 लोगों को मारूंगा। हाँ देखिए, आज उसने पहली गिनती शुरू भी कर दी। तो सरपंच साहब, आपने तब हमें क्यों नहीं इत्तला दी जब चुन्नू ने सब गांव वालों को धमकी दी थी? सर वो उस वक्त हमें लगा कि हार की झल्लाहट की वजह से वो बकबक कर रहा है। हमें नहीं पता था कि वो जो कह रहा है वो करके भी दिखाएगा। अब अभी का अभी अरेस्ट कीजिए उसे। बम को प्लास्टिक में डाल के अंदर डालना। रुक, गाड़ी रोक। अरे बस वाले, बस क्यों रोकी बीच में? चुप, अरे गाड़ी चलाओ ना भाई, गाड़ी चलाओ। धनकौर गांव से राम सेवक और बुधना कौन है यहाँ? बता दे क्यों नहीं? अरे बहरे होगा वो क्या? ये बताता क्यों नहीं है? ये चुन्नू का घर यही है? जी सर। कहाँ है चुन्नू? सर वो तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? अगर वो दोनों नहीं मिले, एक एक को चुन चुन के मार दो। कौन है? ऐसे नहीं मानेंगे ये। सर ये चुन्नू जी है। ठीक है, जाओ। चुन्नू, लगता है तुम लोग बताओगे नहीं, हैं? बता नहीं तो इस बच्ची को गोली मार देंगे। हैं? वो दोनों। पकड़ इसको, पकड़ इसको। पूरा का पूरा ट्रक चढ़ा दिया भाई साहब के ऊपर। आखिरी बार देखने को चेहरा भी नहीं बचा उनका। ये सब सरपंच ने करवाया है, जानता हूं मैं। हाँ लेकिन सरपंच का ये कहना है, इलेक्शन हारने के बाद तुमने 26 आदमियों को मारने की धमकी दी थी, वो भी सरेआम। धमकी तो सरपंच ने भी दी थी और पूरी कर दी। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। सरपंच साहब बस आप एक बार बोल दीजिए, इसको तो मैं देखता हूँ। साले तू बोलेगा? हमारे भाई साहब चले गए। तुम्हें पता कब चला कि तुम्हारे भाई साहब के साथ ये हादसा हुआ? फोन आया था मेरे पास। जब तक मैं आया हमारे भाई साहब जा चुके थे। हाँ बोल। भाई साहब मिल गए ये दोनों। क्या करना है इनका? उड़ा दे। सर क्या लगता है आपको, पहले सरपंच और चुन्नू खुलेआम एक दूसरे को धमकी देते हैं, फिर 2 दिन बाद सरपंच के करीबी रघु का मर्डर हो जाता है, ठीक उसी दिन चुन्नू के भाई का भी एक्सीडेंट हो जाता है। चुन्नू के भाई का एक्सीडेंट रात में हुआ था
और उसके कुछ ही घंटों बाद रघु की मौत हुई थी। चुन्नू के मुताबिक रघु की मौत के समय चुन्नू हॉस्पिटल में था, तो हो सकता है यह खून चुन्नू ने खुद न करके करवाया हो, और चुन्नू भी अपनी जगह सही हो सकता है। हो सकता है उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ ना हो, किसी से करवाया हो। सर इसका मतलब चुन्नू ने अपनी धमकी पूरी करने के लिए सरपंच के करीबी रघु को मरवाया और सरपंच ने अपनी धमकी के चलते चुन्नू के भाई का मर्डर करवाया। इस केस में एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है कोई तीसरा आदमी हो जो इन दोनों की इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो सकता है उसी ने खून किया हो या करवाया हो। लेकिन सर ऐसा कौन हो सकता है? उस पूरे गांव में तो सरपंच और चुन्नू के अलावा कोई तीसरा ताकतवर है ही नहीं जो ये कांड कर सके। थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा साइड में हो जाइए। कातिल इन्हें नाम से जानते थे, शक्ल से नहीं पहचानते थे। यानी ये तो साफ है कि कातिल इन्हें पहचानते थे, जानते नहीं थे। पता चला है कि आपने पहचाना था इन्हें। आप कैसे जानती हैं? सब ये लोग हमारे पास के ही गांव के रहने वाले थे। सब मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कौन से गांव के रहने वाले थे वो? सब धनकोर। कौन था ये शख्स जिसके इशारे पर इन बंदूकधारियों ने बस को बीच रास्ते में रुकवाकर इस घटना को अंजाम दिया था? उस बस में और भी सवारियां मौजूद थी, तो फिर क्यों सिर्फ दनकौर गांव के रहने वाले इन दो लोगों को ही निशाना बनाया गया था? क्या गांव में फैली दहशत का मारे गए इन दो लोगों से कोई संबंध था? क्या ये दोनों बंदूकधारी उसकी वजह थे, या फिर दूर अनजान जगह पर बैठा वो शख्स जिसके कहने पर ये कत्ल किए गए थे? इन सभी सवालों का जवाब है हाँ। इन सभी का गांव दनकौर और वहां पर फैली दहशत से सीधा संबंध था। मुझे नहीं पता बेटा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपसे फिर कहता हूँ पापा, आप बात कीजिए पुलिस से प्रोटेक्शन की, नहीं तो मैं बात करता हूँ। नहीं, ऐसे में सबको अकेला छोड़कर जाना, हमारा अपनी सलामती के लिए सोचना बहुत गलत होगा। पापा सही क्या है और गलत क्या है मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस वक्त खतरा पूरे गांव पर मंडरा रहा है। और पापा इस वक्त आप और चुटकी अकेले हो, और मेरी ड्यूटी भी ऐसी जगह लगी है जहाँ से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। अरे बात तो आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भैया, पुलिस अपना काम कर रही है और वो बहुत जल्दी सबूत इकट्ठा कर लेगी। हमें कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है। अच्छा, मेरी चुटकी इतनी बहादुर हो गई है? क्यों नहीं होंगी, आखिर फौजी की फैमिली से हूँ। अच्छा सुन, तू ना अपना और पापा का ख्याल रखियो, और कुछ भी जरूरत हो ना तो तुरंत मुझे फोन करियो, ठीक है? जी बाय। अरे थोड़ा हम भी खिला दें। हाँ रुक रुक जा रुक। बोल, वो तेरा दूसरा दोस्त है? हाँ बोल, बुला, चल थाने में चल के बताना। पहचानिए, यही है वो दोनों? अगर वो दोनों नहीं मिले, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अरे बहरे हो गए क्या? हाँ जी सर, यही दोनों हैं। यही है? यही लोग हैं। आप जा सकते हैं। जी सर। कुछ बोला इन्होंने? नहीं सर। ये ऐसे नहीं बताएंगे, लगाएं। सर उसका नाम बांके था सर। कौन है बांके? हमको कुछ नहीं पता सर, यही दिल्ली का है, इसके अलावा हम सर कुछ नहीं जानते। सर हम पैसों के लिए काम करते हैं सर, पटना से हैं सर। हम पैसों के लिए यहाँ आए थे सर, ट्रेन की टिकट भी हमें मिली थी ग्रेटर नोएडा के लिए, और जब हम यहाँ ग्रेटर नोएडा आए तो बांके वहाँ हमें मिला और उसने कहा कि दो लोगों को उड़ाना है, तो हमने उड़ा दिया सर। जानते नहीं थे और किसी के कहने पर दो लोगों का खून कर दिया तुमने? सर बाकी किसी और से बात ही किया करता था उड़ा दे फोन पर सर। उसकी बातों से लगता था कि वो कोई बड़ा कांड करने वाला है सर। कांड? कैसा कांड? कहाँ करने वाला है? सर हमें कुछ नहीं पता सर, माँ कसम खाता हूँ सर, हमें कुछ नहीं पता सर।
सर यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है भाग गए। मोबाइल की लोकेशन तो यही थी ना सर। एक काम करो, आसपास किसी से पता करो, हो सकता है किसी ने कोई मूवमेंट देखी हो। सर हाँ बोलो। सर जो फोन ट्रैकिंग पे डाला था वो स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ है? सिम भी नहीं है, इसका मतलब ये टूटा हुआ सिम इसी का। बिना सिम के इसको ट्रैक कैसे करें? सर ये यहाँ से साइकिल से जा रहा था, इसने किसी टेम्पो को देखा भी जाते हुए। क्या देखा तुमने? साहब सिर्फ एक हरे रंग के टेम्पो को देखा, इस तरफ जा रहा था, अब मुझे ठोकने ही वाला था साहब। नंबर नोट किया उसका? सर वो तो ठीक से नहीं दिखा, कुछ डीएल लिखा हुआ था, और हाँ सर उसमें पीछे कुछ शेर का निशान बना हुआ था साहब। कितने लोग थे उसमें? सब वो नहीं मालूम साहब। ठीक है यादव, सर हर जगह नाकाबंदी लगाओ, जितने भी डीएल हरे रंग के टेम्पो हैं, खासतौर पर वो जिस पे शेर का निशान है, अच्छी तरह से पूछताछ करो। जिस किसी पे भी शक हो मुझे इन्फॉर्म करते रहना, ठीक है? पुलिस ने उन दोनों शूटर्स की मदद से एक स्केच तैयार करवाया और उस स्केच में जो चेहरा निकलकर सामने आया वो मथुरा के एक हिस्ट्री शीटर का था। बांके लगभग इस मामले की शुरुआत से ही मथुरा से गायब था। पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर दिया था और अब उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही थी। फोन तो चुन्नू ने किया, सबको पता है, फिर भी पुलिस उसे नहीं पकड़ती। कहाँ से पकड़ेगी, सब मिले हुए हैं। देखो पुलिस भी बिना सबूत और गवाह के क्या कर लेगी है? अच्छा लो चाहे लो। देखो ये तुम जान लो कि एक दिन चुन्नू को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही जाना। अच्छा हो जाए हमने चुन्नू के भाई को वोट नहीं दिया। जो इंसान चुनाव हारने के बाद इतनी गदर काट रहा है, चुनाव जीत जाता जाने क्या करता। ए भैया, सरपंच जी का मकान किधर है? आगे से बाएं। ठीक है, धन्यवाद। टेम्पो सरपंच घर क्यों जा रहा है? नहीं सामान शिफ्ट कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, वो सरपंच के बेटे की शादी थी ना गांव में, अब वो गांव से नहीं कर रहा है, नोएडा से कर रहा है, तो ये टेम्पो शायद उसके लिए जा रहा होगा, शिफ्ट विफ्ट करने कुछ भी। सर चुन्नू कॉल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक नंबर पर चुन्नू अधिकतर फोन करता था। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर किसी सीमा के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीमा? यस सर, और वेरिफिकेशन के लिए। हेलो, हाँ क्या? बेटा किसने किया ये सब? चुन्नू ने? देखो बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ, तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन इस हादसे को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अपनी हिम्मत बनाओ, अपने पापा के बलिदान को बेकार मत जाने। बोलो बेटा। जरा अपना हाथ दिखाना। बेटा उम्र कितनी है तुम्हारी? 17 साल। वो देखो, उसकी उंगली पे भी वोटिंग का निशान, इसकी उंगली पे भी वोटिंग का निशान। जो मारे जा रहे हैं मेरे लोग हैं सर, सपोर्टर्स हैं मेरे। वो चुनाव में वोट दिया है उन लोगों ने मुझे, अब आप ही सोचिए भला मैं उन लोगों को क्यों मारूंगा? नमस्कार दरोगा जी, आपने निमंत्रण दिया तो आ गए हम। ऐसे लोगों के साथ बैठाएंगे आप हमें? देखा कैसे पुलिस स्टेशन में रंगबाजी कर रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ टांगे तोड़ डालो इस आदमी की। अरे सब कुछ बदलेगा सच। क्या बोल रहे भाई? साले यहीं टेटवा दबा के मार डालेंगे, समझे? छोड़, मैं कह रहा हूं पीछे छोड़ करना, मैं छोड़ कांस्टेबल खड़ा दबा दूंगा। चलाना गोली साले। मैं छोड़िए पीछे एक खड़ा दबा दूंगा। क्या बदतमीजी है? ये पुलिस स्टेशन है, आपके गांव का चौपाल नहीं। आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो भूल जाऊंगा कि आप कौन है। लाइसेंसी है इन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए।
अब आप तो कुछ करेंगे नहीं? लाइसेंसी है और आप गांव के सरपंच हैं, तो इसका मतलब पुलिस स्टेशन में मौत का नंगा नाच करेंगे हैं? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, जिस दिन तुम दोनों के खिलाफ एक भी सबूत मिला, घसीटते हुए यहाँ ले आऊंगा, फिर दिखाते रहना अपनी राजनीति, समझे? चलो निकलो यहाँ से। दाता सिंह की बेटी छोटी अपनी आंखों के सामने हुई अपने पिता की हत्या के सदमे से दहशत की हालत में थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला उसका भाई अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देते हुए अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा को वो अब तक अपना फर्ज समझकर निभाता आ रहा था, उन्हीं लोगों में से किसी ने उसे अनाथ बना दिया था। गांव सुनसान हो चुका था। घर के भीतर भी माँ बाप अपने बच्चों का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, जैसे उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने हाथ छोड़ा तो कोई भेड़िया उनके बच्चों को दांतों में दबा कर ले जाएगा। सर हमने उस ड्राइवर को पकड़ लिया जिसकी गाड़ी से चुन्नू के बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। चलो। किसके कहने पे किया था तूने ये एक्सीडेंट? वो गलती से हुआ था साहब, और गलती भी मेरी नहीं थी, उसकी ही गलती थी। अरे ओ, तेरे बाप का रोड है साला, चल साइड कर साला। वो मेरे आगे आगे चल रहा था जैसे कोई नशे में चलता है साहब, अचानक से ब्रेक मार दी। इस ड्राइवर के कहे मुताबिक अगर चुन्नू के भाई की मौत वाकई एक्सीडेंट से हुई है तो सरपंच के ऊपर शक करने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। हाँ, कातिल चुन्नू जरूर हो सकता है। आओ याद है। चुन्नू कहाँ है ये? क्या उधर? चुन्नू कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है सर। एक इधर जाओ आदमी। बताओ तो सही क्या हुआ साहब? मैं देखो। अब बताओ तो सही बात क्या है, क्या हुआ है? चुन्नू कहाँ है? चुन्नू साहब मेरे को ही नहीं पता कहाँ है, 2-3 दिन से वो घर भी नहीं आया। क्या हुआ सर? यहाँ भी नहीं मिला, लगता भाग गया। सर इधर भी नहीं मिला है। कटकौर गांव में मरने वालों की संख्या अब 6 तक पहुंच गई थी, और मरने वालों में सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच को अपने वोट दिए थे। अगर इन हत्याओं का जिम्मेदार वाकई चुन्नू चंदेल था भी, तब भी पुलिस के हाथ उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। और अगर ये सरपंच की चुन्नू को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की साजिश थी, तो ये साजिश सफल होती नजर आ रही थी, क्योंकि सरेआम गांव के 26 लोगों को मारने की धमकी देकर चुन्नू ने सरपंच को खुद ये मौका दिया था। बहरहाल सच्चाई ये थी कि आने वाले वक्त में गांव में 20 हत्याएं और होनी थी, लेकिन ये हत्याएं कब होनी थी, कहां होनी थी और किन लोगों की होनी थी, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। चंदू, ए चंदू, चंदूट। हाँ साहब। फोन किया था? हाँ साहब। वो वाकई जिसके पूरे गांव में चारों तरफ पोस्टर चिपके हैं ना, वो सरपंच के घर गया था साहब, उससे बातें कर रहा था। तूने देखा? देखा तो नहीं मैंने साहब, लेकिन खबर पक्की है। पक्का? 100% पक्का साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक वांटेड आदमी जो दिन दहाड़े 2 लोगों को बस से उतार के मरवा देता है, वो आदमी आपके घर पे देखा जाता है आपसे बात करते हुए। सर आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? इस आदमी की, इस बात की पक्की खबर है हमें। नहीं देखा इस आदमी को? सर मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये आदमी मेरे घर मुझसे बात करने आया था। नमस्ते सरपंच जी। मुझसे जो बात करी थी वो? जी हमें अपनी बिटिया के वजीफे के लिए फार्म पर आपसे दस्तखत करवाने थे। लाओ ना, मैं कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में करवा लूंगा, आप थोड़ा व्यस्त लग रहे हैं। नहीं मैं कर देता हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ, आप अपना काम निपटा लीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। आए हम। जिस आदमी के वांटेड के पोस्टर लगे हैं पूरे गांव में, वो आदमी आपके घर आता है, आपसे मिलता है, लेकिन आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने पोस्टर्स में इस आदमी को नहीं पहचाना, मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। वो तो वक्त ही बताएगा।
बाकी भैया आगे तो नाकाबंदी है। रोक। कहाँ से आ रहे हैं? पल्ले गांव से साहब। पेपर चेक कर इसके। और हाँ सर, उस पे पीछे कुछ शेर का निशान बना हुआ था साहब। हाँ यादव बोलो। सर वो शेर के निशान वाला टेम्पो मिल गया है। उस टेम्पो को जाने दो। लेकिन सर यादव मैंने बोला ना उसकी तलाशी नहीं लेनी। हमारे लिए उसमें रखे सामान से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि ड्राइवर टेम्पो को लेके कहाँ जा रहा है। उसको सेफ डिस्टेंस से फॉलो करो और मुझे सारी अपडेट्स देते रहना। ठीक है सर। पेपर ठीक है? हाँ साहब पेपर ठीक है। गाड़ी में क्या है? जानवरों को चारा है साहब। चल निकल, जान दो इसे। हेलो। हाँ भैया निकल गया, नाके से निकल गया मैं। चल ठीक है, तू जल्दी से पहुंच। तुझे पता ना क्या करना है? हाँ पता है क्या करना है। ठीक ठीक तू पहुंच। हेलो भैया जी, पहले आपने मोबाइल से बचने की बात की, फिर आपने नाकाबंदी से। अरे जहाँ जहाँ आपने बोला था ना वहीं वहीं नाकाबंदी थी और हम वहाँ से बच के निकल गए हैं। अरे इसीलिए तो हम आप पर फिदा हैं। अरे आप उड़ती चिड़िया के पर तो क्या, उसके पेट में पड़े दाने भी गिन लेते हैं। हाँ भैया जी, हाँ पहुँच रहे हैं हम। जी जी जी। हाँ यादव बोलो। सर दादरी गांव में एक मकान के पास आके उसने टेम्पो रोका अपना। एक काम करो, घर पर नजर बनाए रखो, मैं बैकअप फोर्स लेकर आ रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके सर। सर ये वो टेम्पो है। और सर वो रहा वो गेट जिसके अंदर वो गया था, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुई। अब इंतजार नहीं कर सकते, एक काम करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं इसे। नहीं साहब, नहीं। क्या कर रहा है? क्या प्लान है तेरा? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। दाता सिंह की बेटी छोटी ने बांके का चेहरा पूरे गांव में लगे पोस्टर से पहचान लिया और पुलिस के समझाने और हिम्मत दिलाने के बाद उसके खिलाफ बयान देने को राजी हो गई। ये यहाँ कैसे आ गए? खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ। चलो तुम यहाँ क्यों आ गए? हमारे भाई साहब को तो तुम लोगों ने चुनाव में हरा दिया और उसके बाद मार भी दिया। क्यों किया ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है चुन्नू, चुनाव में किसी न किसी को तो हारना ही था। और रही तुम्हारे भाई को मारने की बात, तो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था।
किसी ने मारा नहीं है उसे? बालक हैं, दूध पीते, जो बहलाओगे तो बहल जाएंगे। सही समझते हैं गांव वाले कि मैंने 26 लोगों को मारने की कसम खाई है और रघु को मार के शुभारंभ कर दिया, फीता काट दिया और बारी तुम लोगों की है। ऑटोमेटिक है, दोस्त ने दिलाई है। टेस्ट करना है। भाग। क्या? आंखें खोलो। बच गई। सर, गौर करने वाली बात यह है कि चुन्नू 2 साल पहले जेल में था और उसी वक्त बाके अवैध हथियारों की सप्लाई के केस में उसी जेल में था और दोनों 3 महीने तक एक ही सेल में थे। कौन है? भाई साहब। आजा। सब ठीक है ना? सर, चुन्नू के कॉल रिकॉर्ड्स में जो सीमा के नाम का नंबर है जिस पर चुन्नू अधिकतर बात करता है, वो दरअसल सीमा का आशिक यूज करता है, बांके। भाई साहब, आपसे एक बात पूछें? ये सब करना जरूरी है क्या? जरूरी है। जो लोग हमारे सामने नजर नहीं उठा पाते थे, आज हमें आंख दिखा रहे। अगर आज उन्हें नहीं रोका ना, कल को हमारे मुंह पे मूतेंगे वो लोग। उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि हम कौन हैं और उनकी क्या औकात है। 26 की गिनती आज पूरी होकर रहेगी। अब तक 6 गांव वालों की जान लेने के बाद भी चुन्नू और बांके किसी आदमखोर शिकारी की तरह खुलेआम घूम रहे थे। पुलिस लगातार उनके पीछे थी, लेकिन ये दोनों शातिर मुजरिम पुलिस से आगे चल रहे थे। ए, 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 गोली नहीं चलानी है, सबको मालूम पड़ जाएगा। एक को नहीं मार रहा है, गिनती पूरी करनी है। रख अंदर, पकड़ साले को। हाँ बोल। हाँ भैया जी, हाँ भैया, ऊपर सब क्लियर है। नीचे कर, नहीं तो ठोक दूंगा इसको। धनकौर गांव के 20 लोग साइड में हो जाओ। साइड में आओ। इंस्पेक्टर, रुक जाने तो ठोक दूंगा इसको। चुन्नू, हथियार फेंक दे अपने। तुझे पता है तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तुझे गलत फहमी हुई है चुन्नू। तेरे भाई को किसी ने मारा या मरवाया नहीं था, उसका एक नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, वो भी शराब के नशे में था। और अरे ओ, तेरे बाप का रोड है साला। चल साइड कर। जो कुछ हुआ मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि साले 26 हरामियों ने उनके खिलाफ वोट दिया। 6 को मार चुका हूँ, 20 को छोड़ूंगा नहीं। और इंस्पेक्टर, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो 20 से ज्यादा जितने मरेंगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, रखता हूँ मैं अपने हथियार। हथियार रख दो, तुम कुछ मत करना। पांडे, डोंट शूट, डोंट शूट, डोंट शूट। किसी को भी गोली लग सकती है। नहीं नहीं नहीं। हाँ भैया जी। अबे साले, गोली क्यों चलाई? अरे भैया जी, अगर हम गोली नहीं चलाते तो पुलिस आपको गोली मार देती। अरे वो आपके पीछे खड़ा था ना पुलिस वाला। अच्छा ठीक है ठीक है, देख टेम्पो आया क्या अपना? देखता हूँ। हाँ भैया जी,
टेम्पो आ गया, वो आपके पास ही है। सुन, मेरी गन गिर गई, कट्टा है मेरे पास, कवर फायरिंग से पीछे दरवाजे से निकलता हूँ मैं। सालों की 20 की गिनती पूरी करनी है आज। चलो चलो, अपने आप यादव, यादव, यही तो ऑल द एम्बुलेंस इमीडिएटली। उस गोलीबारी में छुन्नू चंदेल को मार गिराया गया और बांके और उसके गैंग के दूसरे साथियों को हिरासत में ले लिया गया। आखिरकार दनकौर गांव और उसमें रहने वाले लोगों को उनके आतंक से आजादी मिली। इस साल हम अपनी स्वतंत्रता की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आजादी मिलने के इतने सालों के बाद भी हमें अभी तक पूरी तरह से आजादी नहीं मिली है, यानी कि पूर्ण स्वराज नहीं मिला है। अगर हम वाकई जुर्म की बेड़ियों से आजाद होना चाहते हैं तो हम सबको एकजुट होकर उसी तरह से जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी जिस तरह से हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। परिवार और समाज का निर्माण इसलिए हुआ ताकि इंसान को इंसान का साथ रहे, हमारी जिंदगी में खालीपन ना आने पाए, हमें अधूरेपन का एहसास ना हो। पर हर पल बढ़ती आबादी में हम अकेले होते जा रहे हैं और इस अकेलेपन को भरने के लिए टीवी देखते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, अपने आप को बिजी रखने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा खालीपन नहीं भरता तो हम नया दोस्त, नई जॉब, नए रिश्ते, नई जगह तलाशते हैं। पर कभी कभी ये तलाश हमें बेबस और तन्हा बना देती है, और बेबस तन्हाई रुके हुए पानी की तरह होती है जो अगर सड़ने लगे तो अपराध का ऐसा अंकुर फूटता है कि एक दिन विशालकाय पेड़ बन जाता है। हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। सर, ये आरती यहाँ की मेड, इसी ने फोन किया था। साहब, सुबह मैंने कई बार बेल बजाई पर कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा मैं साहब कहीं बाहर गई होंगी, इसलिए मैंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल दिया। ये डुप्लीकेट चाबी कहाँ से आई तुम्हारे पास? साहब, वो मैडम ने दी थी जब वो घर से बाहर गई थी। कब से काम कर रही है? 3 साल से साहब। क्या नाम है तुम्हारी मैडम का? सुजाता कौशिक साहब। हमारी मैडम यहाँ अकेली रहती थी साहब। उनका पति बेटी वो कहाँ है? पति मैडम को 6 महीने पहले छोड़कर चले गए साहब। क्या नाम है उनके पति का? साहब, प्रियांक कौशिक। उनकी बेटी? मयूरी दीदी। मयूरी दीदी ने मैडम के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी कर ली साहब। किससे? कार्तिक साहब से साहब। वो यहाँ पर दीदी को गाना सिखाने आते थे साहब। शादी के बाद वो दोनों कभी घर वापस नहीं आए। हमारी बहन साहब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी साहब। उनकी जिंदगी में अकेलापन और सूनेपन के सिवाय कुछ भी नहीं था साहब। सर, अलमारी और लॉकर तो लॉक्ड है, लूट का भी कोई साइन नहीं है और विक्टिम का मोबाइल भी नहीं मिला है। तुम्हारी मैडम मोबाइल यूज करती थी? हाँ साहब, मैडम का नंबर है मेरे पास। ये है। उनके पति और बेटी का? हाँ साहब, मैंने आपको कॉल करने से पहले उन्हीं को कॉल किया था और फोन लगा नहीं था साहब। कहाँ रहते हैं वो लोग? ये नहीं पता साहब। हाँ, उनका नंबर है मेरे पास। हटो, पीछे हटो। सर, सुजाता और सुजाता की बेटी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और सुजाता का पति फोन रिसीव नहीं कर रहा है।
एक काम करो, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। इस सेपरेटेड फैमिली के अंदरूनी डिस्प्यूट्स, मर्डर से पहले इन तीनों के बीच का लेन देन, चाल ढाल, व्यवहार, सब कुछ, और मेड के बयानों की सच्चाई, उसकी कुंडली, सब कुछ, पड़ोसियों का नजरिया, रवैया, हर इंफॉर्मेशन को खुद निकालो। पता तो चले ये अपराध का बीज किसी अपने ने बोया है या फिर गैरों ने। ओके सर। अपराध के बीज बोने से पहले अक्सर गलतफहमी, झूठ और फरेब के गड्ढे भी खोदे जाते हैं। सुजाता भी ऐसे ही किसी धोखे का शिकार हुई थी। उसका अतीत और वर्तमान एक जटिल पहेली था जिसकी हर परत में एक राज छुपा हुआ था। लेकिन पुलिस सबसे पहले मौका वारदात पर उस ऊपरी सुराग को खोज रही थी जहां से अपराधी अक्सर अपने बचाव की लंबी सुरंग खोदने की फिराक में होता है। सर अब पिछले 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। सुजाता और उसके आदमी में अक्सर झगड़ा होता था, चिल्लाने की आवाज़ भी आती थी, यहाँ तक कि बर्तन फेंकने की आवाज़ भी आती थी। सर सुजाता की लड़की भी अपने बाप जैसी ही निकली। एक लड़के के प्यार में उसने माँ को छोड़ दिया। सुजाता उनकी शादी के खिलाफ क्यों थी? वो एक मामूली सा म्यूजिक टीचर था, पर मयूरी थी कि उसके प्यार में पागल थी। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इसी ने तो, मतलब? क्योंकि जब से मयूरी की शादी हुई है वो इस घर में आई नहीं, और कल सर मैंने उसे देखा। वो यहाँ आई थी? हाँ, मैंने कल उसे सुजाता के घर से निकलते हुए देखा था। कितने बजे होंगे उस वक्त? यही कोई 2 सवा 2 बजे के आसपास है। आपने उस ऑटो का नंबर नोट किया या कुछ भी याद है आपको? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। सर सुजाता का हस्बैंड फोन रिसीव नहीं कर रहा है, उसके नंबर पे मैसेज छोड़ दिया है, शायद कॉल बैक करें। ये मयूरी का मोबाइल बंद होना और कल अचानक उसका अपनी माँ से मिलने जाना है, कहीं ये मर्डर उसने। ऐसा करो, उस ऑटो रिक्शा वाले का स्केच बनवाओ, आरटीओ और ऑटो रिक्शा यूनियन दोनों में सर्कुलेट करवाओ। हो सकता है उसका बयान से ही हमें कोई लीड मिले। ओके सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुजाता का मर्डर गला घोट के किया गया और उसके बाद गला काटा गया। इस हत्या के पीछे गहरी दुश्मनी लगती है। मर्डर का डेट और टाइम? सर 7 अगस्त दिन में 2 बजे के आसपास। इसी दिन और इसी टाइम के आसपास तो मयूरी को सुजाता के घर से निकलते हुए देखा गया था, और उसके फोन की लोकेशन से भी ये बात कंफर्म होती है कि मयूरी 1:55 से 2:17 तक पटेल नगर में ही मौजूद थी। कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं 22 मिनटों में माँ बेटी की कड़वाहटें नफरत में बदल गई हों और बेटी के हाथों माँ का कत्ल हो गया? मयूरी के फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो पटेल नगर से करोलबाग की तरफ गई, फिर उसने 2:42 पे प्रियांक को फोन किया, 14 सेकंड्स तक उससे बातें की, फिर 2:53 पे उसका फोन करोलबाग में बंद हुआ। ये मेड ने मयूरी के पति और पिता के जो नंबर दिए हैं वो पटेल नगर के एड्रेस पे ही रजिस्टर्ड हैं। उनका करंट एड्रेस निकलवाओ। ओके सर। कार्तिक। हाँ सर, मैंने मयूरी को 1-2 बार कॉल किया था, लेकिन उसका फोन नहीं लगा था। हो सकता है उसके फोन की बैट। पर सर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कहीं मयूरी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? बुरा मयूरी के साथ नहीं, उसकी माँ के साथ हुआ। उसकी माँ का मर्डर हो गया और हमें शक है कि मयूरी अपनी माँ का मर्डर करके फरार है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मयूरी अपनी माँ का मर्डर कर ही नहीं सकती। तो फिर उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? और अगर उसका फोन बंद था तो तुमने अपनी सास को फोन क्यों नहीं किया? सर वो मेरी उनसे बातचीत तो मयूरी की भी बंद थी 3 महीनों से, फिर अचानक? सर मयूरी को उनकी याद आ रही थी। याद आना और हत्या वाले दिन ठीक वहां जाना इत्तेफाक नहीं, साजिश। सर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि ये राग इत्तेफाकी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सुजाता जैसी रईस माँ की बेटी ने इस घर के किराएदार से दिल कैसे लगा लिया। सर मयूरी मुझसे सच्चे दिल से प्यार करती थी, और 1 साल पहले जब मैंने मयूरी को संगीत सिखाना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि हम दोनों इतने करीब आ जाएंगे। मयूरी की आवाज में एक इनहेरेंट पेन था, शायद इसलिए कि बचपन से वो अपने इस दर्द में पली कि उसके पेरेंट्स कभी एक दूसरे के हमदर्द ही नहीं बने। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, प्लीज। अरे पर मैंने किया क्या है? आरती, अगर आपकी फाइल नहीं मिली तो मेरी प्रॉब्लम नहीं करनी है मुझे बात, तुम अंदर जाओ बस।
आरती, मेरी लाल वाली फाइल कहाँ है? ढूंढो उसे। ढूंढो, जो चाहिए करो। हाँ, रंग आ गया किसी के। मयूरी के पेरेंट्स के बीच में दूरियां बढ़ रही थी और हम दोनों करीब आ रहे थे। 6 महीने पहले उन्होंने डिवोर्स लेने का फैसला किया और वो दोनों अलग रहने लगे। मयूरी अपनी माँ के साथ ही रह रही थी और एक दिन उन्हें हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया। निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद अगर तू मेरी बेटी के आसपास भी आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा, और खबरदार अपने कार्तिक को कुछ भी कहा तो। आई लव हिम। मयूरी ने उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग हमें समझ नहीं पाए। अगर तेरी बीवी को अपनी माँ की याद वहां खींच के ले गई तो जो वो निशानियां वहां छोड़कर भागी वो क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर कोई जुगलबंदी? सर, आप बेकार में हम पे शक कर रहे हैं। सर, इस मर्डर में किसी और का हाथ है। किसका? सुजाता का पति का? हाँ सर। तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है? मेरे ससुर बहुत बड़े शातिर खिलाड़ी हैं और अपनी बीवी को एलिमनी देने से बचने के लिए वो कोई भी गेम प्लान कर सकते हैं। देख, कहीं ऐसा तो नहीं तुम तीनों मिलकर कोई नया राग अलाप रहे हो? नहीं सर, मेरी और मयूरी की शादी जब से हुई है हमने तो उनकी शक्ल तक नहीं देखी। कहाँ रहते हैं वो? सर, वो यहीं करोल बाग में रहते हैं। करोल बाग में कहाँ? सर, ये नहीं पता। शिकवे शिकायतों की हर खबर है पर अपनों के ठिकानों से बेखबर। सर, मयूरी के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो 7 अगस्त को पटेल नगर से करोल बाग ही गई थी। यानी माँ का कत्ल करने के बाद उसने बाप से न सिर्फ बातें की, उनके पास भी गई। वो वहां पनाह मांगने गई या कोई गुनाह करने? और अब प्रियांक का भी फोन ना उठाना। कार्तिक ने अभी प्रियांक पे शक जाहिर किया था। कहीं कोई? सर, प्रियांक के ऑफिस का एड्रेस मिल गया है, ये करोल बाग का ही है। प्रियांक कौशिक जी बोलिए। हम आपको इतनी देर से फोन ट्राई कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं पिक कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको मैसेज भी छोड़ा था हमने। आप मुझे फोन कर रहे थे, लेकिन किस नंबर पर? 98103226। इस नंबर के फोन मैं अक्सर रिसीव नहीं करता हूँ और हमेशा अपने साथ भी नहीं रखता हूँ। वो क्यों? कुछ बेमतलब के लोग। खैर छोड़िए इन बातों को, लेकिन आप ये बताइए आप मुझे फोन क्यों कर रहे थे? ये बताने के लिए कि आपके वाइफ का मर्डर हो गया है। मैं और सुजाता एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। भले ही हमारा रिश्ता 25 साल तक खिंचा, लेकिन हमारे ख्यालात कभी मिले ही नहीं। अगर काम ही करना था तो ऑफिस में रहते, घर आने की क्या जरूरत थी? कम से कम मैं चैन से सो तो जाती। अगर मैं ऑफिस में रुकता तो भी तुम चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि हर 5 मिनट में फोन करके मुझ पर जासूसी करती कि मैं किसी लड़की के साथ तो नहीं हूँ। संन्यास तो नहीं लिया ना तुमने, तो फिर मेरे नजदीक क्यों नहीं आते? सुजाता मुझसे झगड़ा करने के बहाने ढूंढती रहती थी, कभी मुझ पर बेवजह शक करके या कभी मुझे नीचा दिखाकर। सुजाता ने कभी भी अपनी इच्छाओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो पैसे उड़ाती और उसे मेरे बिजी रहने पर भी बहुत प्रॉब्लम थी। उसके इस दोगलेपन से मैं पूरी जिंदगी भर पिछता रहा। सुजाता, क्या है ये सब? क्रेडिट कार्ड का इतना बिल? क्यों, इतना भी नहीं कमाते हो क्या जो मेरे खर्चे उठा सको? सुजाता, तुम्हारे खर्चे उठा सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हारा एटीट्यूड है। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही रहूंगी। इतने सालों में ये भी नहीं समझ पाई क्या तुम? आपने कहा वो आप पे शक करती थी, इस बात में कितनी? कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि वो तो खुद ही। इंस्पेक्टर साहब छोड़िए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। बोल दीजिए जो दिल में है, क्योंकि कोर्ट जो छुटकारा आपको नहीं दिला पाई वो तो अब आपको मिल ही गया। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सुजाता को मर्डर किया? हो भी सकता है, इतनी एलिमनी जो मांग रही थी वो आपसे। और आप इस बारे में आप मेरे लॉयर से बात कीजिए, क्योंकि अभी अभी ये मामला सब डिटेल्स है। ये मेरे लॉयर का कार्ड है। अब बीवी की बात नहीं, बेटी की बात। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मयूरी मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो पसंद सुजाता को ही करती थी। लेकिन उसे भी जल्दी एहसास हो गया कि सुजाता किसी की नहीं थी। तो उसकी शादी के बाद? शादी के बाद मैं कभी भी उससे मिला नहीं। लगता है आपने जवाब रट रखे हैं। देर से सही इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपके आने का मतलब मैं समझ गया हूँ। तो फिर ये भी समझा दीजिए, जिस दिन सुजाता का मर्डर हुआ मयूरी ने आपसे क्या बातें की थी? वो मुझे गालियां दे रही थी। क्यों?
आप उसी से पूछ लीजिए। पर वो है कहाँ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा जो परिवार है बहुत बिखरा हुआ है। हम सब एक दूसरे के लिए लापता हैं, अनजान हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। सर प्रियांक के एटीट्यूड से तो ऐसा लग रहा है कि उसको सुजाता की नहीं बल्कि अपनी बेटी की भी कुछ नहीं पड़ी है। हो सकता है प्रियांक ने मयूरी को सुजाता का मर्डर करने के लिए उकसाया हो। एक काम करो, इस प्रियांक का नया मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालो। बोल नरेश। ठीक है, लेके आओ उसे। सर उस आरटीओ से ऑटो रिक्शा वाले का पता चल गया जिसके ऑटो में मयूरी बैठी थी। हाँ सर जी, इस छोरी को रिठालाते उठाया और पटेल नगर छोड़ दिया। लेकिन ये तो पटेल नगर से करोल बाग भी गई थी। हाँ सर जी, करोल बाग भी गई थी, लेकिन पहले मैंने इसे पटेल नगर छोड़ा। यही रोक दे, ये लो। साहब ये ऑटो से उतर के अपने घर गई तो मैं अपना ऑटो साफ करने लगा। मैंने सोचा और भी सवारी देख लेता हूँ यहीं पर। इतने में दौड़ के फिर आई और कहने लगी करोल बाग चल। अपनी माँ के घर से कितनी देर में वापस लौटी थी? साहब 4 से 5 मिनट हुए होंगे। अच्छा, जब इसने ऑटो किया इस आदमी को तूने कहीं आसपास देखा था? अब साहब इतना तो ध्यान दिया नहीं। इतना तो ध्यान होगा कि उस लड़की को करोल बाग में कहाँ उतारा था तूने? हाँ साहब, अजमल खां रोड। बहुत ताबड़ी मचा रही थी छोरी। बैलगाड़ी चला रहा है क्या? थोड़ा तेज चला। हेलो, अभी तो तू जा सकता है, जरूरत पड़ने पर फिर बुलाएंगे तुझे। मयूरी अपनी माँ के घर से 4-5 मिनट में वापस लौटी, शायद अपनी माँ की लाश को देख के। फिर वो वहां से करोल बाग प्रियांक के ऑफिस भी गई। मयूरी के गायब होने में प्रियांक का हाथ भी हो सकता है। एक काम करो, मयूरी की फोटोग्राफ शहर के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। पता तो चले कि मयूरी के अचानक गायब होने के पीछे आखिर राज क्या है। ओके सर। 1 मिनट शर्मा, अगर प्रियांक ने अपना लॉयर अपॉइंट किया हुआ है तो सुजाता का भी कोई ना कोई लॉयर जरूर होगा, उसके बारे में पता करो। मियाँ बीवी की टकरार में सुजाता का नजरिया, प्रियांक की असल शख्सियत के बारे में उस लॉयर से हमें काफी कुछ पता चल सकता है। ओके सर। प्रियंक सिर्फ झूठा ही नहीं, वो गिरा हुआ इंसान है। उसने सुजाता के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि वो एक बच्चलन औरत है और उसका कई मर्द के साथ अफेयर है। आखिर प्रियांक ये सब साबित करके हासिल क्या करना चाहता था? सुजाता को एलिमनी देने से बचने के लिए प्रियांक ने ये सब किया। तो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सुजाता ऐसी औरत नहीं थी जैसा प्रियांक साबित करना चाहता था? यस सर, मैं सुजाता को अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो बहुत ही स्वाभिमानी औरत थी सर। जब से डिवोर्स केस फाइल हुआ, सुजाता ने प्रियांक से 1 रुपया तक नहीं लिए। वो अपना गुजारा करने के लिए खुद ही पार्ट टाइम जॉब करती थी। जॉब? कैसी जॉब? शी वॉज वेरी गुड इन राइटिंग और कई कंपनी के लिए उसने ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग जॉब शुरू कर दिया। उसके पति के जाने के बाद उसकी बेटी भी उसे छोड़ के चली गई और फिर वो बहुत अकेली पड़ गई। रिश्तों में हमेशा ही धोखा मिला बेचारी सुजाता को। और उसकी बेटी ने उस मर्द के साथ शादी कर ली जिसने उसकी माँ का रेप किया। What? इट इज ट्रू सर, कार्तिक ने सुजाता का रेप किया था। तो सुजाता ने कार्तिक के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की? यस सर, दिस इज द प्रूफ, आप देख सकते हैं। सर 3 महीने पहले सुजाता कौशिक ने कार्तिक खत्री के खिलाफ रेप की शिकायत की थी और हमने उसे अरेस्ट भी किया था। लेकिन सुजाता की बेटी मयूरी कौशिक ने एक काउंटर कंप्लेंट दर्ज किया था सर। मैम, मेरी मम्मा झूठ बोल रही है। वो कार्तिक से बदला लेना चाहती है क्योंकि हम दोनों ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। ये सब उन्हीं की चाल है। वो हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करके उसे मुझसे दूर करना चाहती है। सर सुजाता ने कहा था कि उसका रेप 1 महीने पहले हुआ था, इसलिए कार्तिक के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाया। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात तो सुनिए। रेप? पर सर मैंने तो किसी का रेप नहीं किया है। सुजाता ने तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। सर वो झूठी FIR थी जो पहले प्रूव हो चुकी है। लेकिन अब गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। सुजाता का मर्डर हुआ है, तेरे खिलाफ FIR दर्ज थी और रेप चार्जेस में पुलिस कैसे रिमांड लेती है ये तो तू जानता ही होगा। जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ है। मर्जी से हुआ? तू बोलेगा और हम मान लेंगे? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि हम दोनों से गलती हुई, बट मैं मयूरी से प्यार करता हूँ।
बहुत पहुंचा हुआ कलाकार निकला तू तो, माँ और बेटी दोनों से। खोपड़ा मत झुका, जबान खोल, नहीं तो ना गाने लायक बचेगा ना बजाने लायक। कुछ गलतियां इंसान जानबूझकर नहीं करता, हो जाती है। और मैं सुजाता जी की जिंदगी का वो मुसाफिर था जिसने उनका हाथ तो थामा लेकिन वफा नहीं कर पाया। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते ही नहीं कि वफा क्या है। जब भी मयूरी घर पे नहीं होती थी तो हम बहुत बातें करते थे, हम अच्छे दोस्त बन गए थे। और वो अपने नाकाम रिश्तों का दर्द शेर व शायरी में बयां करती थी, मुझे अपना हमदर्द समझने लगी थी। आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा, साइन कर देना। और जब प्रियांक ने उन्हें छोड़ दिया तो उनकी जिंदगी के खालीपन में मेरी एक अलग जगह बन गई थी। मैं दो नावों पे सवार था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस नाव से अपना पांव खींचूं। मयूरी, निकल जाओ मेरे घर से। Stop it, मामा। और खबरदार आपने कार्तिक को कुछ भी कहा तो आई लव हिम। मामा, आई लव हिम, मैंने बोला ना आपको। मयूरी तू नहीं जानती इस लड़के को, तू चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं मयूरी समझ नहीं रही है तू। मैं कैसे समझाऊंगा तुझे? घिन आ रही है मुझे तुम पर। तुम जानते थे ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी। अब खड़े जाओ, just get out, shut up, जाओ यहाँ से। मयूरी, मयूरी, मेरे बेटा, ये क्या किया तूने मयूरी? सुजाता जी मेरे और उनके रिश्ते के बारे में मयूरी को बताने की हिम्मत जुटा नहीं पाई और फिर हमने शादी कर ली। मयूरी को वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए उन्होंने मुझ पर रेप केस किया। मयूरी को मेरे ऊपर विश्वास था, सुजाता ने जो रेप के एलिगेशंस लगाए थे वो प्रूव नहीं कर पाई। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है। मयूरी को जब तेरी असलियत के बारे में पता चला तो वो तुझे छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई, लेकिन तूने सुजाता को पहले ही मार डाला और शायद फिर मयूरी को भी। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे और सुजाता की के रिलेशन के बारे में मयूरी को कुछ पता नहीं चला था। मेरा सिर्फ उससे झगड़ा हुआ था। कैसा झगड़ा? मयूरी ने मुझसे शादी तो की, लेकिन मेरे एक छोटे से फ्लैट और मामूली सी इनकम में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। और उस दिन गुस्सा होकर वो अपनी माँ के घर चली गई। वो कहाँ है और उसकी माँ का मर्डर किसने किया मैं नहीं जानता सर। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ सर। पति, बेटी, दोस्त, हर रिश्ते ने सुजाता को चोट पहुंचाई। हर कोई उसे छोड़ चुका था। वो एक तन्हा जिंदगी जीने पर मजबूर थी, लेकिन फिर भी वो इस तन्हा जिंदगी में एक नई जिंदगी तलाश रही थी और उसकी यही तलाश उसकी हत्या की वजह बनी। सुजाता का हर करीबी उसका दोषी नजर आ रहा था। प्रियांक और कार्तिक शक के दायरे में थे और मयूरी का लापता होना भी रहस्य बना हुआ था। सर, मैंने प्रियांक के दूसरे मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सुजाता की हत्या के एक दिन पहले उसके दोनों मोबाइल की लोकेशन उसके ऑफिस की ही थी। लोकेशन तो कार्तिक की भी उस दिन सुजाता के घर की नहीं थी, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कार्तिक और प्रियांक उस दिन बिना फोन के ही मर्डर करने गए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मर्डर मयूरी ने किया हो, क्योंकि मर्डर के बाद से वही लापता है। मयूरी का लापता होना पुलिस के मन में कई संदेह पैदा कर रहा था और सुजाता की हत्या की गुत्थी में मयूरी का मिलना बेहद जरूरी था, लेकिन उसकी तलाश का अंत सुजाता की हत्या जितना ही भयानक था। हाँ, कौन? क्या? सर वो लाश हमें 9 अगस्त की शाम बैठा लगे एक जंगल में मिली।
पोस्टमार्टम में हत्या की वजह? सर पर गहरे जख्म थे और किसी भारी चीज से वार भी किया गया था और बाद में लाश को जलाने की कोशिश भी की थी, पर लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई। हत्या की तारीख और समय क्या रहा होगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 7 अगस्त शाम के 4 बजे के आसपास। सर हमने वहाँ पूछताछ की तो एक दुकान वाले ने हमें बताया उस समय के आसपास एक ऑटो वाला वहाँ से गुजरा था। जब वो गुजरा तो उसके साथ लड़की थी और जब वो वापस आया तो उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। ऑटो वाला? जी। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोल। 7 अगस्त को तेरे मोबाइल की लोकेशन वही थी जहां मयूरी का मर्डर हुआ था। अब तू सच बोलेगा या हम बुलवाएं? साहब बताता हूँ ना साहब, 1 मिनट। साहब वो छोरी ऑटो में भी बहुत चिक चिक कर रही थी, तब भी मैंने उसे पटेल नगर छोड़ दिया साहब। यही रोक दे, ये लो। जल्दी चलो। अब कहाँ जाना है मैडम? बकवास बंद करो और जल्दी चलो करोल बाग। बैलगाड़ी चला रहा है क्या? थोड़ा तेज चला। हेलो, करोल बाग शुरू हो गया मैडम, आपको जाना कहाँ है? अरे चलाता रहना, जब उतरना होगा बता दूंगी। मैडम करोल बाग तो पहुंच गए, आपको उतरना कहाँ है? अरे जहन्नुम में जाना है, कहा ना जब उतरना होगा बता दूंगी। एक बात बोलूं मैडम, दिल्ली सेफ ना है लड़कियों के लिए। जहाँ जाना टाइम पे पहुंच जाओ, अंधेरा होने से पहले। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते अरे क्या? मैडम एक बात ही तो बता रहा हूँ, इतनी गर्म क्यों हो रही हो? अब अगर अपना मुंह खोला ना तो मैं अरे कहाँ लेके जा रहा है? गाड़ी वापस ले, गाड़ी वापस ले, वापस ले गाड़ी, नहीं तो पुलिस को फोन करती हूँ। समझ नहीं आ रहा। सब वो छोरी को बोलने की तमीज न थी और मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं, अब जेल में प्राणायाम करियो, फिर तेरा गुस्सा काबू आएगा। मयूरी की हत्या उसकी लापरवाही का अंजाम थी, लेकिन इस लापरवाही से कहीं ज्यादा बड़ी भूल उसने अपनी मां की बजाय कार्तिक पर विश्वास करके की, जो सुजाता की तन्हाई की भी वजह बना। और परिणाम ये कि ना सुजाता मयूरी की गलतफहमी दूर करने के लिए जिंदा बची और ना ही मयूरी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिला। मयूरी की हत्या करने वाला अपराधी तो पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन सुजाता मर्डर केस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। सर मैंने कार्तिक और प्रियांक की एलिबी भी अच्छे से क्रॉस वेरीफाई किए, पर मुझे नहीं लगता कि सुजाता के मर्डर में इन दोनों का कोई हाथ है। अगर ये काम किसी घरवाले का नहीं है तो बाहर वाला ऐसा कौन हो सकता है जो सुजाता का मर्डर कर दे? सर सुजाता के मोबाइल से मुश्किल से 2 से 3 कॉल रोज होते थे और घर में कोई लूट भी नहीं हुई है। लेकिन सुजाता का मर्डर भी तो उसी 4 दीवारी में हुआ ना, जहां वो अकेली रहती थी। उसकी तन्हाई के कुछ तो ऐसे राज होंगे जो उसकी हत्या की वजह बने। सर सुजाता के घर उसकी मेड के अलावा और कोई नहीं आता था। रात को 9 बजे ही इनकी घर की लाइट बंद हो जाती थी। और कोई खास बात जो आपने नोटिस की हो? सर पहले वो गार्डन में भी आ जाया करती थी, लेकिन पिछले 6 महीने से उसने गार्डन में भी आना जाना बंद कर दिया था। थैंक यू। सर आस पड़ोस के सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। घर के सामने यही एक दुकान है छोटी सी, आओ जरा यहाँ पता करें, शायद कुछ पता चले। एक काम करो, तुम वहां पता करो, मैं यहाँ पता करता हूँ। ओके सर। ये सुजाता जी आप ही के यहाँ से सामान खरीदते थे? जी सर, वो हमारी दुकान से ही सामान खरीदती है। सुबह से शाम तक उनके यहाँ कौन कौन लोग आया जाया करते थे? सर मैं दुकान पे कम ही बैठता हूँ, वो लड़का है ना, वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकता है। बुलाइए। अरे संजय जी इधर आओ, देखो सर क्या पूछ रहे, बताओ। जी साहब। सुबह से शाम तक सुजाता जी के यहाँ कौन कौन लोग आया जाया करते थे? साहब सुजाता जी के यहाँ सुबह शाम नहीं, दिन के टाइम महफिल जमती थी। महफिल जमती थी मतलब क्या बताऊं साहब, 1 नंबर की कलेक्टर लिस्ट थी, बहुत लोगों का आना जाना था उसके घर पे। 7 अगस्त को कौन आया था उनके घर पे? साहब क्या 7 क्या 8, ये तो लोच का मामला था। इसे पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो इसे बहुत पहले छोड़ के चला गया था, मगर बाद में इसे नहीं देखा। और ये साहब ये बहुत आता था, मगर काफी टाइम से इसे भी नहीं देखा। इनके अलावा और कौन कौन लोग आया जाया करते थे? बहुत लोग आते थे साहब। इनमें से किसी का स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हो?
अच्छा, जो ज्यादा आता था उसका करवा सकता हूँ। सर, सुजाता के लॉयर का कहना था कि प्रियांक सुजाता को कोर्ट में करेक्टरलेस साबित करना चाहता था। कहीं इस बात में वाकई सच्चाई तो नहीं है? ये प्रियांक और लॉयर दोनों को बुलाओ, पहले इन्हीं का नजरिया समझ लेते हैं। ओके सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अपनी जुबान खोलकर मैं अपनी मरी हुई बीवी को बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ, उसका अफेयर था। किससे? मैंने सुजाता के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था और उसी ने हमें ये फोटोग्राफ दिया। ये भुवन चतुर्वेदी है, उसका कॉलेज का फ्रेंड। पिछले दिनों ये काफी मिल रहा था सुजाता से। हाँ साहब, ये जो सुजाता जी की गल बहुत ज्यादा था साहब। भुवन चतुर्वेदी यहीं रहते हैं? हाँ, सुजाता से मेरा मिलना जुलना था, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि एक हफ्ता पहले सुजाता जी का मर्डर हो गया है। व्हाट? जी। सुजाता और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे कॉलेज में। उसके बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। बहुत सालों बाद सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू हम टच पे आए। बस इसी तरह हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। करीबन 3 महीने पहले मैं उससे मिला तो पता चला कि वो एकदम अकेली पड़ चुकी थी। सॉरी यार, तुम इतने दिनों के बाद मिले हो और मैं अपने दुखड़ी सुनाने लगी। ये बताओ ना, क्या खाओगे? बहुत कुछ सह के भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही हूँ। तुम जो मिले हो इसलिए ये कोशिश भी हो गई। मेरी मौजूदगी उसका खालीपन भर देती थी। बस इसलिए उसको कुछ पल का सुकून देने के लिए मैं उससे मिलने लगा। लेकिन दोस्ती का हर फर्ज आसान नहीं होता। मैं सुजाता की तन्हाई का दर्द महसूस करता था, पर अपनों का हर दर्द पूरी तरह से बांटा भी तो नहीं जा सकता। बस हमारी बातचीत और मिलने का सिलसिला रुक गया। करीबन 20 दिन पहले सुजाता मुझसे आखिरी बार मिलने आई। बोलो, क्या बात है? तुम्हें पता है, प्रियंक ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था और उसके पास तुम्हारी और मेरी फोटोग्राफ्स है। कैसे फोटोग्राफ्स? दरअसल वो मुझे एलिमनी देने से बचना चाहता है। वो कोर्ट में बस यही साबित करना चाहता है कि मैं कैरेक्टरलेस वुमन हूँ। व्हाट? तुम मुझसे घर पर मिलने आया करते थे ना? हाँ। तो वो ये साबित करना चाहता है कि तुम्हारा और मेरा कोई अफेयर चल रहा है, और ये अफेयर पहले से ही था। यहाँ तक कि उसके पास मेरे और कार्तिक के भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो तुम मेरे पति के अलावा भी? कावेरी, क्या बोल रही हो तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मुझे कुछ जानना भी नहीं है। और तुम यही चाहती हो ना, जैसे तुम्हें तुम्हारे पति ने छोड़ दिया, मुझे भी मेरा पति छोड़ दे। I'm sorry. सॉरी भुवन, मुझे तुम्हें अपनी परेशानियों में घसीटना नहीं चाहिए था। सर, मैंने भुवन और उसकी वाइफ कावेरी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। कावेरी के फोन की लोकेशन कभी सुजाता के घर थी ही नहीं, और भुवन भी 1 महीने पहले तक ही सुजाता के घर जा रहा था। लेकिन सुजाता और कार्तिक की आखिरी मुलाकात में सुजाता के डर की वजह वो डिटेक्टिव था। प्रियांक ने जो फोटोग्राफ्स हमें दिखाई वो भुवन और सुजाता की थी, लेकिन सुजाता अपनी और कार्तिक की फोटोग्राफ्स को लेकर ज्यादा परेशान थी। ऐसा करो, उस प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाओ, सुजाता की सोशल नेटवर्किंग अकाउंट भी चेक करो। हो सकता है भुवन और कार्तिक के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई भी हो। ओके सर। अगर कोई अकेली औरत अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए कोई दोस्त तलाशती है तो विकृत सोच रखने वाले उसके चरित्र पर सवालिया निशान लगाते हैं। क्या ये सही है? हालांकि सुजाता ने कभी इस बात की परवाह नहीं की,
लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पति की इस गलत सोच का शिकार बन रही थी। और शर्म की बात यह थी कि वो उसे चरित्रहीन साबित करके उसे एलिमनी के हक से भी वंचित रखना चाहता था। पति और बेटी की उपेक्षा सहने के बाद सुजाता अपना ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर ही गुजारती थी। और जब पुलिस को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ये जानने में जुट गई कि कहीं सुजाता का मर्डर करने वाला सोशल मीडिया के जरिए बना उसका कोई दोस्त तो नहीं था। और साथ साथ उस डिटेक्टिव से भी पूछताछ की गई जिसे सुजाता के पति ने सुजाता की जासूसी करने के लिए हायर किया था। जी सर, मैं ही सुजाता की जासूसी कर रहा था और वो फोटोग्राफ्स मैंने ही लिए थे। तुम तो प्रियांक के लिए काम कर रहे थे ना, फिर सुजाता को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? या फिर उसने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया? जी नहीं सर, मैं उससे खुद मिला था। उन फोटोग्राफ्स को सीक्रेट रखने के लिए मैंने उससे पैसे मांगे थे। कितने पैसे मांगे थे? 5 लाख। लेकिन सर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दिए और ये बोला कि वो अपनी एलिमनी का 10% मुझे देगी और ये फोटोग्राफ्स मैं लॉयर को ना दूं। लेकिन तुमने जो फोटोग्राफ्स प्रियांक के लॉयर को दिए वो? सर मैंने सुजाता भुवन के फोटोग्राफ्स दिए थे जो कि बहुत नॉर्मल थे, लेकिन सुजाता और कार्तिक के नहीं दिए थे। सुजाता से तुम आखिरी बार कब मिले थे? तकरीबन 20-22 दिन पहले सर। 7 अगस्त को तुमने कोई? उसके बाद में मैंने कोई फोटोग्राफ्स लिए और ना मैं कभी मिला सर। ठीक है, तो तुमने जो जो फोटोग्राफ्स लिए हैं वो सब हमें दिखाओ। सर, मैंने सुजाता की सोशल नेटवर्किंग साइट चेक की तो सामने आया है कि सुजाता की हत्या से 15 दिन पहले उसने किसी अरिंदम सेन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। नीचे करो। और हाँ सर, सुजाता की हत्या से 1 दिन पहले अरिंदम ने सुजाता से मिलने की रिक्वेस्ट की थी और सुजाता ने उसे 7 अगस्त को अपने घर पर इनवाइट किया था। सर, जिन आईपी एड्रेस के थ्रू अरिंदम सेन सुजाता से चैटिंग कर रहा था वो सभी गाजियाबाद के साइबर कैफे और उसके आसपास के साइबर कैफे से बिलोंग करते हैं। मैंने इन सभी साइबर कैफे के ऑनर से पूछताछ की, लेकिन उनका कहना है कि अरिंदम सेन नाम के इंसान का वहां कोई अकाउंट नहीं है और ना उस शक्ल के इंसान को वहां कभी देखा गया। या तो ये झूठ बोल रहा है या फिर साइबर कैफे में कोई और अरिंदम सेन के नाम से सुजाता से चैट कर रहा था। पता लगाओ कि आखिर ये माजरा है क्या। ओके सर। सर मैंने इस आदमी को कभी सुजाता के साथ नहीं देखा। हाँ साहब, इसको मैंने देखा था। इसने हमारे दुकान से सिगरेट खरीदी थी। ये सुजाता जी के घर गया था? शायद साहब, सिगरेट लेते हुए किसी से फोन पे बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? कि जौनपुर की टिकट का कुछ हुआ क्या, बहुत जल्दी में था साहब। एक काम करो शर्मा, जौनपुर के पुलिस स्टेशन में इस अरिंदम की फोटोग्राफ भेजो और जौनपुर जाने वाली हर ट्रेन 7-8 अगस्त का रिजर्वेशन चेक करो। जो भी टीटी उस दिन ड्यूटी पे थे सबको पूछताछ के लिए बुलाओ। ओके सर। पुलिस एकदम से हरकत में आ गई और कुछ ही घंटों की तेजी के बाद ये केस अंजाम तक पहुंच गया। ऐसा करिए, आप जौनपुर के आसपास के स्टेशन में ही पता करिए, कोई लीड मिले तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है सर, हमने सब जगह पूछताछ की, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लेकिन अरिंदम का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अरिंदम ने सुजाता का मर्डर किस इरादे से किया होगा? ना ही घर में कोई लूट हुई है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई फिजिकल असॉल्ट के साइन मिले हैं। शर्मा, सुजाता की जिंदगी धोखों से भरी थी। दोस्तों में जिंदगी तलाशने वाले अक्सर जिंदगी गंवा बैठते हैं। लगता है अरिंदम हमें मिल गया। सर वो कह रहा था कि उसके चाचा का एक्सीडेंट हो गया, वो वहां चला गया। ये देख रहे हो, ये धुंधला सा चेहरा, ये यहां भी है और ये खड़ा हुआ, यही अरिंदम है। बताता हूं
बता दो साहब। बता, बोल। साहब, सुजाता जी ने मुझे खुद उकसाया था साहब। अच्छा। हाँ साहब, सुजाता जी को दोस्त बदलने का शौक था, तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था साहब। कभी भुवन, कभी कार्तिक, मैं भी अपना नंबर लगाना चाहता था साहब। जब मैं उसके घर पे सामान रखने जाता था तो मैंने देखा वो चैटिंग बहुत करती थी, तो मुझे लगा इस जरिए मैं उसको पटा सकता हूँ। उसने मुझे दोस्त बना लिया और फिर हम चैटिंग करने लगे। मैं सुजाता जी की सोच समझ चुका था, उन्हें मेरी बातें पसंद भी आने लगी थी। एक दिन मैंने सुजाता जी को मिलने के लिए लिखा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। मैं लग देता हूँ। ये लो, बाकी का बाद में एडजस्ट कर लूंगी। हाँ। सुजाता जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। मैं अच्छा लिखता हूँ ना? मैं जबान छाप करने की प्रैक्टिस भी कर लूँ। वो सब ठीक है, पर अब तुम जाओ। पर आप तो मेरे साथ टाइम बिताना चाहते थे ना? सुजाता जी, मैं वही हूँ जिसका आपको इंतजार है। मैं ही अलिंदम हूँ। अच्छा नहीं किया तुमने। बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं तो क्या मैं? कैसे कोई किसी के इमोशंस के साथ खेलता है क्या? झूठ बोलता है क्या? देखो, रो मत। आई एम सॉरी। हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर गई थी। क्या करूं, जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं ना। तुम ना कॉफी पियोगे? ये क्या कर रहे थे तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती हैं। हाँ? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? सुजाता जी, आई लव यू। निकलो यहाँ से। Just get out! मैं प्यार करता हूँ आपसे। तुम पागल हो, तुम जाओ यहाँ से। मैं कह रहा हूँ आपसे प्यार करता हूँ। प्रियांक की उपेक्षा, कार्तिक का विश्वासघात और मयूरी की गलतफहमी का शिकार होने के बाद सुजाता की जिंदगी में सिर्फ तन्हाई थी। हमारा अकेलापन हमारे अपने ही दूर कर सकते हैं, इसलिए अपनों से इतना दूर कभी ना हो कि उनकी जगह कोई अपराधी ले ले। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।